अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपका उर्दू का थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। पिछले पोर्शन में हमने जाना था कि ये जो चैप्टर है वो मोहम्मद हनीफ़ के बारे में है, जो कि मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, जो भद्रक से थे और इनकी पैदाइश 12 जुलाई 1899 के दिन हुई थी। ठीक है, और ये कैसे इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और किस तरह से ये इनकलाबियों के टच में आए, जैसे कि डॉक्टर मेहताब, गोकुलानंद महांती, नारायण चंद्र और इन सब के वो कनेक्शन में आए और फिर उन्होंने मुल्क के लिए काम करना शुरू किया। मोहम्मद हनीफ़ ने, आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि मोहम्मद हनीफ़ को एक इंस्पेक्टर का जॉब मिला था, जिस जॉब को कुछ दिन करने के बाद उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और वो पूरी तरह से मुल्क की आज़ादी के काम में लग गए। ये हमने पहले कर लिया था। हमने पहले ये भी डिस्कशन किया था कि मोहम्मद हनीफ़ हिंदू मुसलमान को अलग नहीं मानते थे, वो सबको एक मानते थे और सबको इसी तरह मोटिवेट करते थे कि सबको एक साथ आकर अपने देश की, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। ये सब हमने पहले ये सब डिस्कस कर लिया है। आइए आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां की सरबराही में मुस्लिम लीग कायम हुआ तो हनीफ़ साहब ने इसकी सख्त मजम्मत की और मुस्लिम लीग को इस मुल्क के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के एक साजिश करार दिया। देखिए, यहाँ क्या बताया गया कि ढाका में सलीमुल्लाह खां के सरबराही में, उनके लीडरशिप में एक लीग बनाई गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ये लीग सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई थी। तो इस लीग के बनाने पर मोहम्मद हनीफ़ जो है इसके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि इसके वजह से आगे चलकर हिंदू और मुसलमान में नाइतफ़ाक़ी हो सकती है। तो उन्होंने इसकी खिलाफत की थी, इसके सपोर्ट में वो नहीं थे मुस्लिम लीग के, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये अंग्रेज़ों की एक चाल है जिसके ज़रिए वो हिंदू और मुसलमान में मतभेद कराना चाहते हैं। उसके बाद 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने की बात रखी तो वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्ता और रंजीदा हो गए। देखिए, यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आज़ादी के वक्त में जब आज़ादी के लिए लोग काम कर रहे थे तो मुस्लिम लीग ने एक मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की थी ना, एक अलग मुल्क की मांग की थी, जिसको पाकिस्तान अभी हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान नाम से जाना जाता है। तो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही में था, सारे जो है पाकिस्तान का एरिया वो हिंदुस्तान में ही आता था। लेकिन मुस्लिम लीग के डिमांड करने पर और अंग्रेज़ों की चाल के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जब 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड की थी, उसकी वजह से भी डॉक्टर हनीफ़ बहुत दुखी हुए थे, बहुत उनको तकलीफ़ हुई थी कि ये क्या हमारे मुल्क का बंटवारा हो रहा है और हिंदू और मुसलमान को अलग किया जा रहा है, इसलिए वो बहुत रंजीदा हुए थे। उनका कहना था कि देखो भाइयों, इसी मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहा। अंग्रेज़ भी यही चाहते हैं, हमें आपस में जुदा करके वो खुशी के लड्डू तकसीम करेंगे। अगर हम आपस में लड़ने लगें तो बंदर तोशा खा जाएगा और बिल्लियाँ देखती रह जाएंगी। अगर हम खुद होशियार ना रहें तो सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, तो मोहम्मद हनीफ़ क्या कहते थे उस समय अपने जितने भी जानने वालों को, जो भी उनके फॉलोवर थे, जो उनको मानते थे, उनको वो हमेशा यही समझाते थे कि मुस्लिम लीग की ये जो मांग हो रही है, ये इसके तहत हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा किया जा रहा है, ये अंग्रेज़ों की चाल है। ठीक है, और अगर हम लोग आपस में बट जाएंगे, आपस में हमारी नाइतफ़ाक़ी होगी तो ये लोग जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बहुत खुश होंगे और ठीक है, वो खुशी के लड्डू बांटेंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम लोग को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उस समय बहुत सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के सपोर्ट में ही थे, वो लोग अपने लिए अलग मुल्क मांग रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और एंड में भी रिज़ल्ट क्या हुआ है तो आप सबको पता है कि इंडिया का बंटवारा हो गया था, जिसके खिलाफ थे मोहम्मद हनीफ़। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा हो, ये जानते थे कि एक साथ रहने में ही अक्लमंदी है। हनीफ़ साहब का रसूख हिंदू और मुस्लिम दोनों में यकसा था। सभी इनकी बातों को अहमियत देते थे और इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। जिस वक्त मुस्लिम लीग के हामियों ने हलाली परचम के जुलूस निकाले और इस्ताल अंग्रेज़ नारों के साथ शहर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, उस वक्त मोहम्मद हनीफ़ और कौमी कांग्रेस के दीगर हामियों ने अपने आप को इससे अलग रखा और घर के अंदर खुद को मकफूल कर लिया। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब मुस्लिम लीग ने इंडिया पाकिस्तान का डिमांड किया तो जो इसके सपोर्ट में थे वो लोग नारे लगा रहे थे, वो लोग जुलूस निकाल रहे थे। तो जब भी ऐसा कोई जुलूस मुल्क में निकाला जाता था तो मोहम्मद हनीफ़ और कौमी कांग्रेस के जो भी और नेता लोग थे
वो लोग अपने आप को इस जुलूसों से अलग रखते थे, क्योंकि वो लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए वो लोग इस तरह के जुलूसों में शामिल नहीं होते थे। सैयद यूसुफ अली, असगर अली, सैयद अब्दुल कादिर अली, नरेंद्र प्रसाद पटनायक, घनश्याम साहू, कैलाश चंद्र महंती, राधाकांत मिश्रा, कृष्णचरण साहू, उपेंद्र नाथ पंडा, मुरलीधर जैना, ये पूर्णूर चंद नायक जैसे बहुत से कांग्रेसियों ने मोहम्मद हनीफ का साथ दिया था। देखिए, हमने जैसे भी ऊपर डिस्कस किया कि जब ऐसा कोई भी जुलूस निकलता था हमारे मुल्क में कांग्रेस लीग के मुस्लिम लीग की तरफ से, तो मोहम्मद हनीफ इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, और कांग्रेस के बहुत सारे नेता, कौमी कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। तो ये उन कुछ नेताओं के नाम हैं जो मोहम्मद हनीफ का साथ दे रहे थे, जैसे यूसुफ अली हो गए, असगर अली, सैयद अब्दुल कादिर हो गए, कृष्णचरण साहू, राधाकांत मिश्रा, कैलाश चंद्र महंती, ये सभी के नाम हैं जो मोहम्मद हनीफ का साथ दे रहे थे मुस्लिम लीग को सपोर्ट ना करने में, और वो लोग उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। लेकिन भद्रक के ज़्यादातर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी रखी और हनीफ साहब से कता ताल्लुक़ कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे हमने बताया आपको कि बहुत सारे भद्रक से वो बिलोंग करते थे, भद्रक में वो रहते थे, तो भद्रक के बहुत सारे मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आ गए, ठीक है ना। उन्होंने मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया, और क्योंकि ये मुस्लिम लीग के सपोर्ट में नहीं थे मोहम्मद हनीफ, तो उन मुसलमानों ने मोहम्मद हनीफ से अपना ताल्लुक़ जो है वो कम कर दिया। नतीजे के तौर पर हनीफ साहब लगभग अकेले पड़ गए। इसी मायूसी की वजह से आखिरकार उन्होंने मौलाना आज़ाद से जाकर मुलाकात की और भद्रक के हालात से उन्हें आगाह किया। मौलाना आज़ाद ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, मुस्लिम लीग की तहरीक एक तूफ़ान की तरह है। तूफ़ान में कमज़ोर दरख्त उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत दरख्त वैसे ही खड़े रहते हैं। आप अपनी कौमी फ़िक्र को मुस्तहकम रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मोहम्मद हनीफ ने वहाँ के हालात देखे, भद्रक के हालात के, जो लोग उनके सपोर्ट में थे पहले, वो लोग धीरे धीरे मुस्लिम लीग के सपोर्ट में जाते जा रहे थे और इनसे ताल्लुक़ कम होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके मौलाना आज़ाद के साथ मुलाकात की और उनको भद्रक में होने वाले सभी कामों के बारे में, सभी ये के बारे में बताया कि देखिए वहाँ के क्या हालात है, वहाँ पे मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आ रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे कौम के साथ कुछ गलत ना हो जाए करके। तो उन्होंने जाके मौलाना आज़ाद से ये सारी बातें कही। तो मौलाना आज़ाद ने उन्हें यही दिलासा दिया कि देखिए ये जो हो रहा है, ये जो मुस्लिम लीग आई है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करा रही है, ये एक तूफ़ान की तरह है और इसका असर भी बड़ा होगा। लेकिन जब भी तूफ़ान आता है तो उसमें जो कमज़ोर पेड़ है वो उखड़ते हैं और जो मजबूत पेड़ हैं वो खड़े रहते हैं। तो आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहम्मद हनीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें झेली, ख़ास तौर पर उन्हें फ़िरका परस्त ताकतों के एहतजाज का ज़बरदस्त सामना करना पड़ा। हनीफ साहब कौमी तहरीक में शामिल होने के अलावा दीगर खिदमत खल्क में भी सरगर्म अमल कर रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद हनीफ साहब थे वो मुल्क के अलावा आम लोगों की सेवा करने में भी एक्टिव रहते थे, उनके लिए भी वो आगे आते थे। जो छोटे मोटे काम होते हैं जिससे आम पब्लिक की सेवा होती है, उनकी खिदमत होती है, उसके लिए भी वो आगे रहते थे और अपने आप को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो मुल्क के काम के साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी आगे आते थे और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने आम इंसानों की, आम मुल्क में रहने वालों की खिदमत के लिए ख़त्म कर दी थी। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने दूसरों की खिदमत ही की थी, दूसरों के लिए ही काम किया था। 1924 में भद्रक के इलाकाई बोर्ड में नायब चेयरमैन रहे और फिर चेयरमैन के हैसियत से फाइज हुए। कुछ अरसा यूनियन बोर्ड के सदर भी रहे। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1924 में भद्रक का जो इलाकाई बोर्ड था उसके चेयरमैन भी मोहम्मद हनीफ साहब रह चुके हैं और उसके बाद वो कुछ अरसा तक यूनियन बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं। 1939, 1942, 1945 से 1952 तक उन्हें बालेश्वर जिला बोर्ड के चेयरमैन चुना गया। 1950 से 1952 तक प्रोविज़नल पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। यहाँ पे देखिए उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कब कब कौन कौन से पोस्ट में उन्हें रखा गया था।
जैसे कि बताया गया 1924 में भद्रक के इलाकी बोर्ड में वो चेयरमैन रहे थे बहुत टाइम तक। उसके बाद वहाँ के यूनियन बोर्ड के सदर भी रहे 1939 से 1924, और फिर 1945 से 1952 तक उन्हें बालेश्वर जिला के बोर्ड का चेयरमैन चुना गया था, और 1950 से 1952 तक वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे थे। मोहम्मद हनीफ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उन दिनों गुलामी को फ़रोग़ देने वाले अंग्रेज़ी स्कूल और कॉलेजों को तरीक़ाए तालीम की मज़म्मत करना और देसी तरीक़ाए तालीम से स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए गांधी जी ने आम दावत दे रखी थी। देखिए उस समय और एक और क्या तरीका गांधी जी ने अपनाया था कि वो जो है सभी मुल्क के सभी स्कूलों में ये बताया, सभी लोगों को ये मोटिवेट कर रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल में नहीं जाकर खुद के बनाए हुए हमारे मुल्क के देसी स्कूल में हमें जाकर अपने बच्चे को भेजना चाहिए, उन्हें तालीम दिलवानी चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे थे और देसी स्कूलों में उनको तालीम दी जा रही थी। उत्कल मणि गोपबंधु दास ने सत्यवादी में एक मिसाली कौमी स्कूल कायम किया था। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि उत्कल मणि गोपबंधु दास, इनका नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने सत्यवादी में एक स्कूल बनाया था जो कि लोकल था, ठीक है ना, जहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तानियों के ज़रिए बनाया गया था और वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मोहम्मद हनीफ ने भी भद्रक में इसी तर्ज पर एक स्कूल कायम किया ताकि यहाँ तालिब इल्मों की कौमी जज्बे को बेदार किया जा सके। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जैसे उत्कल मणि गोपबंधु दास ने एक स्कूल बनाया, उसी तरह मोहम्मद हनीफ ने भद्रक में भी एक स्कूल बनाया था जिसमें वो बच्चों को तालीम देते थे और मुल्क में हो रहे सारे नाइंसाफ़ी के बारे में उनको जानकारी देते थे और उनके मन में मुल्क के लिए जज्बा पैदा करते थे। इस स्कूल का आगाज़ साबिक ज़मींदार पाढ़ी बाबू के पुराना बाज़ार में वाक़ा कचहरी के वसी बरामदे में हुआ था। देखिए ये स्कूल कहाँ पे बनाया गया था? साबिक ज़मींदार पाढ़ी बाबू के पुराना बाज़ार में जो उनका एक कचहरी था उसके बरामदे में स्कूल की शुरुआत की गई थी। भद्रक में रहने वाले संजीदा लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए यहाँ भेजने लगे। अपने साथियों के साथ हनीफ साहब भी इसी स्कूल में दर्स देने लगे। बाद में चलकर आवाम में वो मास्टर जी के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस स्कूल को गैर कानूनी करार देकर बंद करा दिया। देखिए जैसे बताया गया कि मोहम्मद हनीफ ने भी एक स्कूल स्टार्ट किया और उसमें वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजने भी लगे थे और फिर वहाँ पे मोहम्मद हनीफ और उनके साथी मिलकर उस स्कूल को चलाते थे, पढ़ाते थे और फिर मोहम्मद हनीफ को लोग मास्टर जी के नाम से भी जानने लगे थे। ऐसा कुछ दिनों तक हुआ, फिर अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने उस स्कूल को गैर कानूनी बताते हुए उस स्कूल को बंद करवा दिया था। अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ देही इदारे कायम करना, खादी के लिबास को बढ़ावा देना और मुंशियात की रोकथाम के लिए हनीफ साहब और गोकुलानंद महंती ने कैनवास में एक आश्रम कायम किया था। डॉक्टर मेहताब घनश्याम साहू, कैलाश चंद्र महंती जैसे इनकलाबी शख्सियात इस आश्रम का न सिर्फ माली तावन करते थे बल्कि इसको भरपूर तरीके से हौसला अफजाई भी करते थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में क्या हो रहा था, अंग्रेज़ी स्कूल को लोग रिजेक्ट कर रहे थे और अपने लोकल स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे। इसके साथ साथ और क्या हो रहा था, खादी का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, ठीक है ना। अंग्रेज़ी लिबासों को भी लोग नापसंद कर रहे थे और खादी के कपड़ों को पहनने के लिए वो लोग आगे आ रहे थे, खादी के बने हुए कपड़ों को पहना जा रहा था। तो इसके लिए इन सबको कामों को आगे बढ़ाने के लिए गोकुलानंद महंती के कैनवस में एक आश्रम शुरू किया गया जिसमें इन सारे लोगों ने डॉक्टर मेहताब घनश्याम साहू, कैलाश चंद्र महंती जैसे लोग आगे आए और इन्होंने ना ही सिर्फ उसको फाइनेंशियली हेल्प किया, ना ही उनमें पैसे लगाए, बल्कि खुद आगे आकर उसमें काम भी किया और वहाँ पे रहने वालों को, वहाँ पे काम करने वालों को मोटिवेट भी किया। मोहम्मद हनीफ की सरबराही में फ़ाल लोग भद्रक के मुख्तलिफ दफ्तरों और गांजे की दुकानों के सामने एहतजाज करते थे और नशा तर्क करने के लिए लोगों को आमादा करते थे। देखिए यहाँ पे एक और काम वो लोग क्या कर रहे थे, आगे आगे मोहम्मद हनीफ और उनकी टीम क्या कर रही थी
कि वो लोग भद्रक में जो लोग नशा वशा करते हैं ना, जो नशा की चीज़ें बेचने वाली दुकानें होती जहाँ से लोग नशा का सामान खरीदते हैं, वहाँ पे जाके वो लोग धरना देते थे और वहाँ पे आने वाले लोगों को नशा छोड़ने के लिए मोटिवेट भी करते थे, उनको नशा छोड़ने के लिए भी समझाया जाता था। तो किन किन चीज़ों पे काम होने लगा? अंग्रेज़ी स्कूलों को छोड़कर लोकल स्कूल में पढ़ने के लिए वो लोग समझाते थे अपने भद्रक में रहने वाले लोगों को। उसके अलावा अंग्रेज़ी कपड़ों को भी वो लोग रिजेक्ट करने के लिए समझाते थे और बोला जाता था कि खादी के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा नशा को भी, नशा का सारी चीज़ों को भी, जैसे गांजे वगैरह जो भी होता है नशा करने का सामान, उसको भी रिजेक्ट करने के बारे में लोगों को समझाया जाने लगा था मोहम्मद हनीफ़ और मोहम्मद हनीफ़ की टीम के ज़रिए भद्रक में। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ 1930 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये उम्मीद है आपको आज समझ में आया होगा। आप इसका फ़ोटो हम सेंड किए हैं, आज फिर से कर देंगे, आप लोग इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें यही बताया गया है कि डॉक्टर हनीफ़ जो है वो कैसे आगे आकर मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, मुल्क में रहने वाले हिंदू चाहे मुसलमान सबके भलाई के लिए काम कर रहे थे। आप लोग इसको समझिए और समझकर पढ़िए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।